तो सुधारा जा सकता है, या इसको देहाती भाषा में कह लीजिए कि भोजन के द्वारा भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऐसे मूल रूप से प्रतिदिन हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व मौजूद रहने चाहिए। उपचारात्मक आहार रोगी का वह आहार होता है, ठीक है, जैसे पॉइंटिंग है क्या कि उपचारात्मक आहार, यानी ये दर्शा रहा है कि अगर कोई बीमारी हो गया है तो कौन सी आहार लेंगे तो वह बीमारी खत्म हो जाएगा, यानी वह आहार जो जिससे उपचार हो जाए या बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो उपचारात्मक आहार रोगी का वह आहार है जिसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के आहार का आयोजन, ठीक है, और पोषण शास्त्र के विज्ञान और कौशल द्वारा रोगी के लक्षण के आधार पर उपचार के उद्देश्य से होता है। अब कौन बीमारी है और क्या खिलाया जाए तो ठीक हो सकता है। अब जैसे किसी को ब्लड प्रेशर जो है हाई हो गया है, ठीक है, आप उसको खूब नमक खिला दीजिए और वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लो हो गया है, ठीक है, तो उसको और नमक खिलाइएगा तो और लो हो जाएगा। जैसे घेघा रोग होता है नमक की कमी से, अब किसी को घेघा रोग हो गया और नमक नहीं खिलाइए तो और बढ़ जाएगा। कई सारे रोग हालांकि मूल रूप से जितने भी दुनिया की बीमारियां हैं सभी खान पान से ही होती है। ठीक है, लगभग 80% बीमारी खान पान के द्वारा होता है। 20% बीमारी में आप कुछ अनुवांशिक ले सकते हैं या इन्वायरमेंट के हिसाब से मान सकते हैं कि इस तरह से बीमारियां होती है, लेकिन ज़्यादातर आपके खान पान से ही बीमारी बढ़ती है। आप जो खाएंगे वही आपके शरीर में जाएगा और उसी का जो है कि एनर्जी आपको मिलेगी। एक स्वस्थ व्यक्ति के समान ही रोगी को भी समस्त पोषक तत्व तो निश्चित अनुपात में ग्रहण करना होता है। जैसे पहले हम लोग पढ़े कि धूम्रपान से कई सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, यदि कोई धूम्रपान करता है, यदि कोई धूम्रपान नहीं करता है, तो समान तौर पर ऐसा कहा जाता है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की डेथ न धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की तुलना में 10 वर्ष पहले होगी। यानी जो आदमी धूम्रपान करता है वो 10 वर्ष पहले मरेगा और जो नहीं करता है वो 10 वर्ष बाद में मरेगा। धूम्रपान वाला व्यक्ति यदि 60 साल में मरता है, न धूम्रपान करने वाला व्यक्ति 70 साल में मरेगा, यानी उसकी आयु 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, जिसके शरीर की समस्त क्रिया समान रूप से चलती रहे, ठीक है, पूरी हाथ पांव पूरी नसें ठीक ठाक कंडीशन में है, सब अपना सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, तो जिससे कि शरीर में ठीक ठाक सब कुछ है, तो रोग की स्थिति में पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं है, उसके शरीर में रोग न के बराबर। रोग होने पर आदमी जो है एक अलग तरह का महसूस करेगा, चलने फिरने में कठिनाई होगी, बोलने में कठिनाई होगी, वो कई सारी समस्याओं का सामना कर सकता है। यदि किसी तरह की बीमारी होती है किसी व्यक्ति में, तो उसे अनुभव हो जाता है कि अब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, देहाती भाषा में इस तरह कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न रोग जैसे ज्वर होता है, ठीक है, क्या होता है, रोग की श्रेणी में कई सारे अलग अलग रोग होते हैं, जैसे ज्वर। ठीक है, ज्वर का मतलब क्या होता है, देहात में उसको बोलते हैं बुखार। क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग को पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। ठीक है, तो जो विज्ञान पढ़ते हैं तो हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमको पानी का यूज करना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम बीमार पड़ जाएंगे, न पड़ने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ज्वर, जिसको हम बोलते हैं शरीर का तापमान बढ़ जाना। कभी कभी कुछ चोट से भी कई सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है। जैसे किसी को आंख में अगर चोट लग गया, हो सकता है उसकी आंख हमेशा के लिए समाप्त हो। सर में मतलब इससे ऊपर कहीं भी चोट अगर लगता है तो थोड़ा ज़्यादा भयावह होता है, उससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो हाथ पाँव या किसी भी आपके शरीर के अंगों में अगर चोट लगता है तो कई सारी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो एक ज्वर है, दूसरा है चोट से हो सकता है। ठीक ना, चोट से भी कई सारी बीमारी हो सकती है। कुछ संक्रमण द्वारा होता है, संक्रामक बीमारियां पड़े हैं। ठीक है, संक्रमण बीमारी जो है या संक्रामक बीमारी जो है एक दूसरे के समीप जाने से होता है। यदि कोई बीमार आदमी है उसके समीप आप जाएंगे तो उसके छींकने खांसने इत्यादि के द्वारा होता है। जैसे एड्स के बारे में आप पढ़े तो उसकी कई सारी समस्याओं को पड़े, तो संक्रामक क्या है, किसी व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तब हो जाएगा। संक्रमित सुई का यदि उपयोग किया जाता है तब हो सकता है, संक्रमित ब्लड का यदि उपयोग किया जाता है तब हो सकता है, इत्यादि कारण से हो सकता है। तो संक्रमण का मतलब एक तरह समझ लीजिए छुआछूत वाला, जब समीप जाएगा तो यह बीमारी हो जाएगी। अन्य है ये सब चीजें जो है या चाय पत्ती अवरोध इत्यादि की स्थिति से कुछ चाय पत्ती द्वारा भी हो जाता है। जैसे बताया गया, देखिए चाय पत्ती में क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करेगा, आपके पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद क्या करेगा, वो कैंसर पैदा करेगा। ठीक है, और अभी तक मूल रूप से अंग्रेजी मेडिसिन के अनुसार या अन्य मेडिसिन के अनुसार से अभी इसका दवा निकाला नहीं गया। ठीक है, और दूसरी बात है, यदि आप चाय पीते हैं तो समान अनुभव सभी लोगों को होगा कि कुछ देर के लिए भूख जो है समाप्त हो जाएगी। सभी लोगों को पता है कि कुछ देर के लिए भूख क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो शरीर को जब एनर्जी की आवश्यकता होगी, जब जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी तो वो डिमांड करता है कि हम चाय पी लिए और कुछ देर के लिए भूख खत्म हो गई। इसका मतलब थोड़ी है कि एनर्जी मिल गया। जैसे कोई शराब पी लेता है तो बहुत पावर में बोलता है, इसका मतलब थोड़ी है कि बहुत एनर्जी वाला आदमी है। जब शराब का नशा खत्म हो गया तब जो है उसको समझ में आता है, तब सुबह उठाया नहीं होगा। ठीक है, जब तक है तब तक पावर में रहता है, जब नशा खत्म होगी उसके बाद में कहता है जा उठाया नहीं क्या, कई सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में किसी न किसी पोषक तत्व की न्यूनता उत्पन्न होती है। ठीक है, जब बीमारी कब होगी, जब आपके भोजन में किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी होगी। क्या होगा, पोषक
तत्व की जब कमी होगी तो आपको कोई ना कोई जो है रोग पकड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए जब भी आप भोजन करें तो निरंतर यह प्रयास करें कि उसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, जितना आपको चाहिए या जितना कैलोरी आपको चाहिए। पाचन शक्ति क्षीण होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। और एक तो हम भोजन करेंगे तो सभी पोषक तत्व की मौजूद रहना चाहिए। अगर सभी पोषक तत्व मौजूद नहीं है तो रोग हो सकते हैं। दूसरी कारण यदि आप मतलब अखाद्य चीज, जो खाने वाला चीज नहीं है, जो पीने वाला चीज नहीं है, यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि आपकी पाचन शक्ति क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ठीक है, तो पाचन शक्ति के क्षीण होने पर, क्षीण का मतलब वो कमजोर हो गया, ठीक ना, कमजोर हो गया तो काम नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं, पाचन शक्ति वो पचाएगा ही नहीं। तो जब पाचन शक्ति यदि आपका गया, ठीक है, तो आपका शरीर रह जाएगा, आप चले जाएंगे नहीं, शरीर रहेगा। जो भी आदमी यदि समाप्त हो जाता है तो शरीर तो रहबे करता है, खाली आदमी नहीं रहता है, बॉडी रहता है। पाचन शक्ति आपका शरीर का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, जो खट्टा चीज है उसका उपयोग कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया होता है पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए आंवला का प्रयोग करना। कच्चा आंवला का उपयोग आप कीजिए, सबसे बढ़िया चीज है। उसकी अचार इत्यादि बनवा लीजिए, नहीं तो कच्चा जो है उसको आता नहीं मशीन मसाला पीसने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सर मशीन, उसमें डालिए और उसको पीसिए और खाइए, बहुत बेटर, हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रखेगा। पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से खूब सुंदर दिख रहे हैं, अंदर से क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे आपको ले चलते हैं। तो पाचन शक्ति क्षीण होने पर पोषक तत्व जो हम भोजन करते हैं वो पूरा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो हमको पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं, पर्याप्त एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो हम फिर क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। ये स्टडी में साथ साथ आपको पता चल जाएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मूल अभी चीजें जो बताई गई है जिससे आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो। आपके शरीर में पाचन शक्ति को स्ट्रांग रखने के लिए मूल रूप से आंवला खाना चाहिए। और पाचन शक्ति यदि आपका स्ट्रांग नहीं, लीवर खराब हो गया तो समझिए आपका पूरा लाइफ खराब हो गया और आप कुछ दिन में चल बसेंगे। इसलिए उसे ठीक रखने के लिए आप ऐसी अखाद्य चीज जैसे धूम्रपान या दुर्व्यसन इत्यादि का सेवन न करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो पोषक तत्व की कमी हो जाएगी जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, और जिससे हमारी वृद्धि भी रुक जाएगी। कई प्रकार के संतुलित और उपयुक्त आहार जो है कि जो हमको मिलता है उसे पोषण मिलेगा नहीं, और तब क्या होगा कि उपचारात्मक पोषण रोग हो गया। और रोज आंवला खाइए। यदि पाचन खराब है तब विभिन्न प्रकार के रोग में अलग अलग प्रकार की चीज खाना चाहिए। जैसे ठंडी का समय आ गया तो प्रतिदिन आप आदि का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, ठीक है, लौंग, इलायची इत्यादि का सेवन करें, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहेगी। जैसे यूरोपीय देश के लोग हैं जहाँ ठंडा ज्यादा पड़ती है तो लोग भोजन में प्रतिदिन अल्कोहल का उपयोग करता है, उसके लिए वो चलेगा। हमारे यहाँ वो नहीं चलेगा, वहाँ वाला लोग अल्कोहल इसलिए लेता है कि शरीर में गर्मी बनी रहेगी। यहाँ शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए ठंडी में अदरक, ठीक है, लौंग हो गया, इलायची हो गया, ठीक है, मीठा मिलेगा, इस सबको मिला गर्म करके आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ठीक है, शरीर का टेम्परेचर सामान बना करके। प्रत्येक रोग में विशेष प्रकार की आहार की जरूरत होती है, तो अलग अलग रोग में अलग अलग प्रकार की आहार की जरूरत होती है। रोग अवस्था में किसी पोषक तत्व की मांग क्या होती है, कम होती है। जैसे कोई आदमी यदि बीमार पड़ गया तो उसको खूब खाने का मन नहीं करेगा। अगर बीमार पड़ गया तो खाने की इच्छा करता नहीं है, किसी तरह जो है खिलाया जाता है, क्योंकि न खाएगा तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो रोगावस्था में पोषक तत्व की मांग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आदमी भोजन भी नहीं करेगा। तो अगर रोग होती है तो इसमें तरह से कुपोषण, कमजोरी इत्यादि की चक्र जो है चलता रहेगा। यदि रोग की स्थिति में रोगी को उचित पोषण और देखभाल नहीं किया जाता है तो रोग गंभीर रूप धारण कर लेगा। इसलिए रोगी को उचित देखभाल और उचित पोषण की जरूरत होती है ताकि उसकी स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अगर नहीं देखभाल करेंगे तो न तो स्वास्थ्य ठीक होगा, ना आदमी ठीक रहेगा, उसके आगे क्या होगा वो तो भगवान को पता है, ठीक है। इस प्रकार जो हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे रोगों को अलग अलग तरह के भोजन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब जैसे खूब गर्मी हो तो हम क्या लें, रूरल क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, अर्बन के तो है नहीं हम लोग, तो रूरल क्षेत्र में क्या लें तो अधिक गर्मी नहीं मिलेगा। जितना कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो होता है वो यूज करने लायक नहीं है, उससे आपका लीवर इफेक्ट होगा। पर्याप्त मात्रा में कोल्ड ड्रिंक से आपके लीवर इफेक्ट होंगे। ऐसे मूल्य से फ्रिज का भी सामान उपयोग नहीं करना चाहिए। देहाती क्षेत्र में अगर पर्याप्त गर्मी है तो आप लस्सी का उपयोग कर सकते हैं, वह भी रूरल लस्सी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपके यहाँ से मिल्क जाता है, उसकी कई सारी क्रीम निकालने के बाद में उसका अलग अलग तरह से फिर केमिकल मिलाकर उसका उपयोग किया जाता है, वो ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक ना। लेकिन देहात वाला जो लस्सी जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। गर्मी के दिनों में उसका उपयोग किया जाना चाहिए, न कि लस्सी का, सॉरी हाँ, न कि कोल्ड ड्रिंक का, लस्सी का ही उपयोग करिए आप। कोल्ड ड्रिंक्स आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जो बाद में आपको पता लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि जो चीजें आज खा रहे हैं उसका जो जब कोई बीमारी होगा तो आज थोड़ी पैदा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। जैसे कैंसर होता है एक दिन में थोड़ी हो जाता है, लंबी अवधि लगता है, या कई सारी गंभीर बीमारी होती है, कुछ अनुवांशिक भी होती है, तो एक दिन में तो होता नहीं है, सब धीरे धीरे होता है। जब पूरा जकड़ लेगा उसके बाद आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगेगा।
अब है उपचारात्मक आहार देने के प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ठीक ना। मेन केजेज ऑफ द थेरेप्यूटिक डाइट। तो बीमारी में आहार परिवर्तन के कारण निम्नलिखित है। पहली बात यह है कि पोषण का स्तर अच्छा बनाए रखना, ठीक ना। अपनी पोषण की स्तर अच्छा बनाए रखते हैं तो बीमारी नहीं होगा। बढ़िया भोजन करिए, ठीक है। उसके बाद अपनी साफ सफाई इत्यादि पर विशेष ध्यान दीजिए तो आपको बीमारी न होगी। दूसरी कारण है पोषण की अपर्याप्त मात्रा को सही करना। यदि किसी कारण से पोषण आपको पर्याप्त नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना है। प्रतिदिन हमें क्या लेना चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि प्रतिदिन क्या लेना चाहिए तो दूध प्रतिदिन पीजिए, आप हरा साग सब्जी प्रतिदिन खाइए। कुछ लोग हैं खूब आलू और चावल खूब खाते हैं, ठीक है। तो आलू चावल में आपको क्या मिलेगा भाई, उससे शरीर में खून बन जाएगा, नहीं बनेगा। आलू चावल खाने वाले आदमी सब क्या है, दुबला रहता है, शरीर में उतना एनर्जी लोग को नहीं मिलेगा। हरा साग सब्जी में पर्याप्त, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। अगर दूध तो रोज खाना है, शाकाहारी है तो मांसाहारी है तो मछली खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, और शाकाहारी है तो हरा साग सब्जी, ठीक है, दूध रोज खाइए, शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि जब आप जन्म लिए ना तो 6 माह तक केवल दूध पर ही आप थे और आपका शरीर बड़ा स्वस्थ था, एकदम पीट। छोटा बच्चा को देखे है ना कितना अच्छा होता है, कुछ नहीं खाता है, खाली दूध पीता है, कितना अच्छा रहता है। अब बड़ा होने के बाद आदमी सब अलग अलग चीज खाने लगता है और निमन दिखने के लिए खूब अलग अलग क्रीम लगाने लगता है। उस तरह नहीं होता है जो बचपन में था। तब सब होता है बच्चा सब किसको रहता है, केवल दूध पर। दूध जो है सर्वोत्तम आहार होता है, इसलिए अभी उसका उपयोग हमेशा किया जा सकता है। आहार की तरलता में संशोधन करना चाहिए। आहार जो हम ले रहे हैं प्रतिदिन, यह कोशिश करें कि मुलायम हो। जो भी आहार हम प्रतिदिन ले रहे हैं मुलायम हो, ठीक है। जैसे सबसे बढ़िया भोजन क्या है, खिचड़ी, ठीक है। हाँ, राम दुलारी भी होता है, ठीक है, सबसे बढ़िया। ऐसे चावल हम लोग बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद जो भी उसका पोषक तत्व है उसके पानी के साथ निकल जाता है। उससे सूप भी तैयार किया जा सकता है, उसको पीने के लिए। शहर में मिलता है सूप पीने के लिए, और कुछ सूप का मसाला भी होता है, कंपोज करके बनाया जाता है। लेकिन देहात का ओरिजिनल सूप वही है, राइस जूस। थर्ड पॉइंट है कि आहार की तरलता में संशोधन कर लिया, तो उसमें देख लेना है और हमेशा यह ध्यान रखना है कि आहार क्या हो, सॉफ्ट हो, मतलब मुलायम हो, ज्यादा टाइट नहीं हो। शारीरिक वजन में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि करना। आप अपने उम्र के हिसाब से देखिए कि मेरा वेट कितना है, अगर ज्यादा है तो कम करिए और कम है तो बढ़ाइए। ना तो ज्यादा ठीक है और ना ही कम ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा होने का मतलब ऐसे नहीं कि आप अकेले 3 आदमी के बराबर है, वो ठीक नहीं है। और कम होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप छोटा हो जाए, एकदम दुबला पतला हो जाए, या आंधी भी आए तो थोड़ा डर लगे, अरे भाई बैठ जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं रहना है, शरीर को अपने मेंटेनेंस में आप रख सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका हेल्थ है, जिम्मेदारी किसका रहेगा, दूसरा का थोड़ी है, आपका जिम्मेदारी है। तो ये उपचारात्मक आहार देने के प्रमुख कारण क्या है कि एक पहली बात है कि पोषण का स्तर अच्छा बनाकर रखना है। अगर पोषण स्तर में किस तरह की कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। आहार के तरल पर जो है मूल रूप से ध्यान दिया जाएगा कि आहार ज्यादातर मुलायम, और शारीरिक वजन यदि ज्यादा है तो कम करिए, और ज्यादा कम है तो थोड़ा बढ़ा लीजिए। आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। अभी जो हमारा पॉइंट हुआ कि आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, अभी इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसे सलाह दी जा रही है। तो आहार चिकित्सा का उद्देश्य निम्न प्रकार से है। कोमल, तरल एवं कम कैलोरी युक्त आहार देकर शरीर को आराम प्रदान किया जा सकता है। क्या करना है, कोमल, सॉफ्ट, ठीक है, तरल एवं कम कैलोरी युक्त, ज्यादा कैलोरी वाला नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि आपको प्रोटीन खाना है, शरीर में इसकी कमी हो गई है, डॉक्टर एक प्रोटीन आपको लिख दे, एक दवा लीजिए और एक ही दिन में पी लीजिए, बहुत प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन बहुत मिलेगा तो भगवान जानता है। जैसे घी खाने से शरीर में ताकत मिलती है, अब किसी को 250 ग्राम घी एक ही दिन में खिलाते हैं तो ताकत क्या मिलेगा, तो ताकत से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हो गया नहीं। तो कोमल, तरल और कम कैलोरी युक्त आहार देकर शरीर को आराम प्रदान किया जा सकता है। अब आपका शरीर है, अब इतना टाइट भोजन करते हैं, उसको पचाने में आपके शरीर का बहुत सारा एनर्जी चला जाता है। एक बार हम लोग चर्चा किए थे कि आप भोजन इतना ही कीजिए ना जिससे एनर्जी आपको मिल जाए। इतना ना भोजन कर लीजिए उसके पचाने में ही एनर्जी जितना मिलता नहीं है उससे ज्यादा एनर्जी चला जाए, तो फिर वही हाल होगा। खाते खाते आपका पेट बड़ा हो जाएगा लेकिन चला नहीं होगा। 2 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 10 बार बैठिएगा, कोई लेकर के जाएगा सारा बहुत तरीक बैठना, अरे चला ना हो, तो वही कारण एनर्जी नहीं मिल रहा है, ज्यादा खाते खाते ऐसा हो गया है, ठीक है। दूसरी बात है कि पाचन तंत्र की स्थिति के अनुसार सरल, सम और सुपाच्य आहार प्रदान करना चाहिए। अब आपका शरीर है, आपको पता है क्या खाएंगे तो नहीं पचेगा, तो जो चीजें आपको नहीं पच सकता है वो नहीं खाइए। नहीं, जैसे एग्जाम्पल में इसमें बैठा हुआ लड़का से कुछ लोग की फैमिली है, दूध नहीं पचता है तो नहीं खा के बात खत्म हो गया। किसी को घी नहीं पचता है तो नहीं खा के बात खत्म हो गया। जो पचता है वही उसको खिलाया जाए, जो पचता ही नहीं है वो खिलाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं, जबरदस्ती खिला दीजिए, पता लगे कि पानी चढ़ गया, बोतल टंगा गया,
तो एनर्जी तो मिलेगा नहीं उसको। तो इसलिए ये सोचना है कि पाचन तंत्र की स्थिति के अनुसार सम सुपाच्य आहार प्रदान किया जाए और हमेशा ऐसा भोजन करिए कि आपके शरीर को आराम मिले, ये ध्यान रखना है। अगर ज्यादा भोजन करते रहिएगा तो आपके शरीर से क्या ग्लूकोज धीरे धीरे घट जाएगा और ग्लूकोज की मात्रा जब घट जाएगी तो आने वाले दिनों में आपको शुगर हो जाएगा या मधुमेह की रोग हो जाएगा। मधुमेह रोग होने का कारण यही होता है, ठीक है। आदमी सुपाच्य भोजन ज्यादा नहीं करता है, ऐसा भोजन ज्यादा करता है जो पचने वाला नहीं है, तो उसको पचाने के लिए उसके शरीर का ग्लूकोज धीरे धीरे क्या होता है, जितना शरीर को मेंटेन करना चाहिए उससे ज्यादा ग्लूकोज खत्म हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि शुगर हो जाता है। अब शुगर होने के बाद तो समझते हैं कई सारी और बीमारी हो जाएगा, भोजन पचवा नहीं करेगा, एनर्जी मिलवे नहीं करेगा, पैरालिसिस इत्यादि की शिकार भी हो सकते हैं और उसके बाद में तो फिर ना अपना से उठ सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। ऐसा भोजन क्या करना है, ठीक ठाक भोजन करिए जो आपको पच सकता है, ठीक है। जब मानव विविध प्रकार के हैं, नेचुरल सिस्टम जो है विविध प्रकार के हैं, सभी लोग एक हो जाए तो ये तो नेचर के क्या है, विरुद्ध में हो गया, प्रकृति के विरुद्ध में हो गया, क्योंकि प्रकृति ने सभी को जैसा बनाया ही नहीं है। तो आप सोच रहे कि हम एक जैसा हो जाए, यह भी संभव नहीं है। अगला जो हम लोग को पॉइंट है कि रोगी की स्थिति में पोषण संबंधी कमी को दूर करना। रोगी की जो भी रोग इत्यादि है अगर किसी बीमार व्यक्ति में, तो स्थिति देख लेना है और पोषण संबंधी कमी को दूर करना, ये सोचना क्या खिला देना है भाई, क्या हो गया है, क्या दिया जाए। जैसे पैरालिसिस में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाना, कुछ अंगों में खून की गति या धारा प्रवाह रुक जाता है, कुछ अंग है जहाँ से खून आना जाना बंद कर देता है, उसको हम पैरालिसिस कहते हैं। एक तरह से क्या है, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, डॉक्टर दवा क्या देता है, ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए ताकि खून ही प्रेस करे, ठीक है। जैसे कई सारी बीमारियों का साधारण इलाज क्या है, खूब एक्सरसाइज करिए प्रतिदिन, क्रिकेट खेलिए या कई सारे खेल को आप खेलिए जिससे आपके शरीर के सभी जो है अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे। खूब दौड़िए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, कई सारी बीमारी आपसे अपने दूर भाग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक भार में परिवर्तन हेतु कम या अधिक कैलोरी युक्त आहार प्रदान करना। यदि आप ज्यादा कमजोर हैं आप तो अधिक कैलोरी वाला भोजन करिए, और शरीर ठीक ठाक है तो सामान्य कैलोरी वाला भोजन आप ग्रहण करिए, फिर आपको ज्यादा मोटाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आहार संतुलित करना जिसके द्वारा शारीरिक कुछ पौष्टिक तत्वों का शोषण नहीं होता है, ठीक ना। अब शोषण करने का मतलब जो हम बताएं कि आप ज्यादा खा लीजिए और उसे पचाने में आपके शरीर को ज्यादा परेशानी हो रही है, यानी आप जो है अपने शरीर का खुद शोषण कर रहे हैं और शोषण का परिणाम ठीक नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री के द्वारा अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर खूब शोषण किया तो परिणाम क्या हुआ, लास्ट में सत्ता अपने हाथ से चली गई। तो शोषण यदि करिएगा तो नुकसान किसको होगा, शोषण करने वाला को ही नुकसान होता है, अन्य को नुकसान नहीं होता। ये है आहार चिकित्सा का उद्देश्य, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आहार चिकित्सा के सिद्धांत क्या है। आहार चिकित्सा के सिद्धांत क्या, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। इसकी सिद्धांत क्या है। अब चिकित्सीय आहार आयोजन करते समय निम्न सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। इस रोग किस प्रकार का है, पहले ये ध्यान रखिए, रोग किस प्रकार का है यह ध्यान रखिए और उसी के अनुसार आहार तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे किसी को दस्त हो रहा है, ठीक है, उसको भूजा खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा, तो और बीमारी जोड़ हो जाएगा। भूजा टाइट चीज है, तो रोग किस प्रकार का है उसी के अनुसार आहार तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए उच्च जो है रक्तचाप वाले रोगी को यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वैसे रोगी को नमक रहित अथवा कम नमक युक्त आहार दिया जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो कम नमक खाने से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो किसी का उच्च रक्तचाप हो गया यानी ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको भोजन जो हम देंगे प्रतिदिन नमक की मात्रा कम करके देंगे, ठीक ना। इस प्रकार जो है ये जो रेक्लोसिस के रोगी को चिकनाई रहित आहार देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ पच नहीं रहा एकदम चिकन भोजन दीजिए, मुंह में डाले फट दिन चल गया, ठीक ना। जैसे आला रोट सुबह सबसे सुपाच्य भोजन लोगों को दिया जाता है क्या, चाय ब्रेड नहीं, चाय को चलाने के लिए विशेष दांत की जरूरत नहीं होती है, बिना दांत वाला लोग भी उसका सेवन कर सकता है। क्या, चाय और ब्रेड को चाय में डुबोइए और मुंह में डालिए बिना चबाए अंदर, जैसे पंडित जी दही चूड़ा खा जाते हैं, बिना चबाए ना खाते हैं। थोड़ा चूड़ा दही ज्यादा, पर्याप्त चीनी सीधे डालेंगे। रोग की अवधि के अनुसार आहार का आयोजन भी किया जाना चाहिए। पहले हम लोग देखते हैं कि रोग किस प्रकार का उसके अनुसार जो आहार दीजिए। दूसरा है कि रोग की अवधि के अनुसार रोग कितना पुराना है, नया है, ठीक है। और कम अवधि वाले रोग में रोगी के मीनू में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, जो खा रहा है वही खाता रहेगा तो ठीक हो जाएगा। जबकि अधिक अवधि वाले यानी पुराना रोग अगर है उसमें रोगी के मीनू में परिवर्तन और समय समय पर आवश्यकता है कि इसमें देखभाल किया जाए और ठीक भोजन उसको दिया जाए जो लंबी अवधि से बीमार पड़ा हुआ है या बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि एक साथ मीनू रहने पर रोगी में आहार के प्रति और रुचि जागृत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि भोजन ऐसा हो, ठीक है, जो व्यक्ति रुचि से ग्रहण करे और भोजन खूब अच्छा हो लेकिन रुचि नहीं हो, मतलब खाने का मन नहीं हो, तो फिर उससे पर्याप्त एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मूल रूप से भोजन का सिद्धांत है कि जब आप भोजन करें तो
फीस्ट छोड़कर यानी भोज छोड़कर आप जहाँ भोजन करते हैं वहाँ कोनो आदमी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहे हैं फिर आपको एनर्जी कम मिलेगा। आप भोजन कर रहे हैं सामने कोई आ गया फिर आपको एनर्जी कम मिलेगा, भोजन ठीक से नहीं पचेगा। आप जहाँ भोजन कर रहे हैं अकेला, ठीक है, एकदम सिंगल बैठ करके और शांति से भोजन कीजिए जितना टाइम लगता है, और खूब चला चला करके खाइए। और रुचि नहीं हो तो थोड़ा सा खाएगा ना, आज सब्जी खराब है, आज दाल खराब है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, इसका मतलब है कि आज उस व्यक्ति का इसमें रुचि नहीं है। हालांकि ग्रामीण स्तर पर खाना अब तो नहीं, पहले जब बनता था तो पारिवारिक लोगों से सलाह ली जाती थी और दादी इत्यादि लोग होती थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मौसम के अनुसार उसको इस बात की जानकारी थी कि किस समय कौन सा भोजन करने से बीमारी नहीं होती। आजकल के लोग पढ़ा लिखा है लेकिन वही कबूतर वाला पढ़ाई किया है, जंगल में जाना है, दाना चुगना नहीं है, पढ़ रहा था और चुन रहा था, फंस गया। तो आजकल की जो महिलाएं इत्यादि है वो उसी तरह है, पढ़ी लिखी है, जानकारी है लेकिन उपयोग नहीं करना चाहती है और चाहती है जितना शरीर को आराम मिले खूब बढ़िया चीज। ठीक है, अगला जो हम लोग का पॉइंट है कि रोग के अनुसार रोगी के आहार में भोज्य पदार्थ का समावेश करना चाहिए। क्या खिलाया जाए कि यह बीमारी ठीक हो सकता है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग होने पर रोगी को गरिष्ठ व मिर्च मसाले युक्त आहार नहीं देना चाहिए। यदि पाचन संबंधी कोई बीमारी है, आपको भोजन पच नहीं रहा है या बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको हमेशा गैस बन जाता है, तो उस आदमी सबको जो है ना मिर्च नहीं दीजिए, मिर्च से संबंधित चीज नहीं दीजिए, या अन्य जो मसाला होता है या कह लीजिए मसालेदार, ठीक है, मसालेदार सब्जी नहीं खाना। उसके बाद तेल भी उसको मत खिलाइए क्योंकि उसको पचने में दिक्कत होगा। सूखा हुआ मिर्च का एक खास बात है, जो पाउडर हम लोग उपयोग करते हैं अपने यहाँ, उसका एक खास बात क्या है, जो मिर्च का बाहरी परत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपने देहात में छिलकोइया, ठीक ना, वो पीसने उसी के साथ पाउडर के साथ ही होता है। जो पेट में जाएगा तो गलता नहीं है, ठीक है, और गलेगा नहीं तो आपके लीवर में पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद धीरे धीरे वो जम जाएगा, और जमने के बाद क्या हो जाएगा, वो सड़ेगा, खराब होगा और उससे क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा। तेल ज्यादा खाते हैं तो चर्बी बढ़ जाएगा। हालांकि तेल में कई सारी कंपोजिशन जो है कि रहता है, ज्यादा तो नहीं खाना चाहिए उसको। तो अगर किसी को पाचन संबंधी अगर बीमारी है तो मिर्च मसाला का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर भी बार बार इससे संबंधित सलाह लोगों को देता रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आहार आयोजन करते समय रोगी को आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। और कोनो गरीब आदमी है उसको आप बोल दीजिए कि आपको रोज ना खस्सी का ना गुद्दा खाना है, गुद्दा कलेजी खाना है, आपको गरीब आदमी अभी महंगी है, कैसे खाएगा वो आदमी? उसके लिए आप गरीब आदमी है तो उसी के हिसाब से बताइए जिससे वो स्वस्थ रह सकता है। और उसके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो क्या करेगा? अब खाने के लिए भीख मांगेगा? तो उसी के हिसाब से सेटलमेंट करना चाहिए कि वह स्वस्थ रह सकता है, यानी कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर। ठीक है, ऐसे मूल रूप से व्यक्ति को जिसका जितना वजन है, अगर 50 kg है तो 500 ग्राम प्रतिदिन फल खाना चाहिए, 40 kg है तो 400 ग्राम प्रतिदिन खाइए। इसमें क्या होगा, ये सारे फल जो है ये क्या करेगा आपके शरीर में, आपको जितना एनर्जी चाहिए उतना ही देगा, न ज्यादा देगा और न कम देगा। हाई प्रोटीन वाला चीज खाते हैं तो ज्यादा एनर्जी आपको दे देगा जितना आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फल इत्यादि है ये उतना ही देगा जितना आपको चाहिए, न ज्यादा और न कम देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग रोगी के आहार में मौसम के अनुसार और सरलता से उपलब्ध होने वाले भोज्य पदार्थ का चयन करना चाहिए। मौसम के अनुसार मिल जाए और आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब जैसे अभी दिसंबर आ गया, ठीक ना, और कोई कहे कि देखो भाई तुमको प्रतिदिन आधा केजी आम खाना है, मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा भाई? संभव नहीं है, और मिलेगा भी तो वो ठीक नहीं है। जो मिल भी रहा है वो अभी ठीक नहीं है। तो मौसम के अनुसार और सरलता से प्राप्त हो जाए वैसे आहार का मतलब चुनाव करना चाहिए। ठीक है, रोगी के चिकित्सीय आहार का आयोजन करते समय उसकी धार्मिक और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो भोजन हमको क्या देना है, तो उसमें हमको ध्यान क्या करना है, जो सामाजिक स्तर का क्या है, ठीक है, वह धार्मिक दोनों स्थिति को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों स्थिति को ध्यान में रखना है। अब कोनो आदमी एकदम कंठी मारा लेकर रोज सीताराम सीताराम करता है, ठीक है, और उसको बीमारी हो गया, शरीर में मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गया, उसको बोलिए कि देखिए भाई आपको प्रतिदिन अपने उत्तर बिहार के अनुसार खस्सी का गोली खाना होगा, और वो है साधु आदमी, खाएगा। अब तो उसको ये बताना होगा देखिए कैल्शियम के लिए आपको प्रतिदिन पालक खाना है, पनीर खाना है, दूध खाना है, ये सब प्रतिदिन सेवन करना है। तो धर्म के हिसाब से आप उसको बता सकते हैं। सामाजिक स्थिति के अनुसार भी आप देख लीजिए कि किस तरह के समाज के लोग हैं, तो क्या उसको मिल जाएगा आसानी से। जो मिल ही नहीं सकता आप उसको बता दीजिए, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आप जल्दी मर जाए, और दुनिया में मरना कोई चाहता नहीं है। ठीक है, अगली जो पॉइंट है कि उचित पाक विधि से भोजन पकाना चाहिए। पाक विधि का मतलब एकदम साफ सुथरा होकर, ठीक है, और ऐसा भोजन नहीं पकाइए गुस्सा में आकर के कि प्रत्येक रोटी में 2-2 बाल निकले, सब्जी में 4-4 बाल निकले। नहीं, भोजन जब करे तो अंदर बाल हाथ में जाकर के फंस जाए,
नाखून कहीं नहीं काटना है, बिना हाथ धोए हुए आटा सान लेना है, ये तो न पाक वाला बात है, उसको अपाक बोला जाता है। तो भोजन जब बनाया जा रहा है तो पाक विधि का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। कई बार हम लोग चर्चा किया ना भोज में, गर्मी के मौसम में क्या करना है, तो उचित पाक विधि से भोजन पकाना चाहिए। पाक विधि का मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। इसलिए रोगी के लिए आवश्यक कोई भी पोषक तत्व पकाते समय ध्यान रखिए ताकि उसकी रोग और बढ़े नहीं, कम हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आपके भोजन करने से ना किसी के पेट में दर्द है और आपका भोजन किया तो कल सुबह उठे नहीं उठाना पड़े, तब तो आपके हाथ का भोजन सब लोग खाना चाहेगा। आप थाली लेके जाएंगे तो पहले जो है कि भागना शुरू कर देगा, रुकेगा ही नहीं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है कि उपचारात्मक आहार संशोधन के प्रकार। जो उपचारात्मक आहार है उसमें संशोधन किया गया, ठीक ना, शोध विचार किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। किसके बारे में? आहार के बारे में रिसर्च किया है, भाई क्या करे जिसके हिसाब से जो है ठीक ठाक भोजन है। तो संशोधन कर रहा है इसमें, यानी कि मॉडिफिकेशन। तो पहली पॉइंट इसका है कि आहार की तरलता, ठीक ना, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। तो कई बार रोगी कुछ बीमारी में ठोस आहार ग्रहण नहीं कर पाता, ठीक ना, और संशोधन किया तो पहला पॉइंट लिया है क्या? आहार की तरलता। ये कहता है कई बार रोगी कुछ बीमारी में ठोस आहार ग्रहण नहीं कर पाते, कुछ में कर पाते हैं कुछ में नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे ज्वर, दस्त, वमन आदि ऐसी स्थिति में तरल आहार देना लाभदायक सिद्ध होता है और स्थिति समान होने पर अर्ध ठोस या ठोस आहार देना चाहिए, ठीक ना। अब ज्वर, दस्त, वमन हो गया तो उसको क्या दीजिए? तरल, ठीक है। कहता है कि इस तरह से अगर हो जाए ऐसी स्थिति में तरल आहार देना ज्यादा समान होने पर उसको ठोस दीजिए या अर्ध ठोस दीजिए, ठीक ना। जैसे ठोस में हो गया मटर का भूजा, और समान रूप से नॉर्मल में आपको खिचड़ी, तो ठीक है, सबसे बढ़िया भोजन है। ज़्यादा भी खा लीजिएगा तो पच जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। सामान्यतः आहार को निम्न वर्गों में बांटा गया, ठीक ना। आहार ये जो है तरल आहार जो है इसको कई सारे रूप में डिवाइड कर दिया। पहला कर रहा है कि सामान्य आहार, पहला है सामान्य आहार, जो आदमी प्रतिदिन समान रूप से भोजन करता है वो हो गया सामान्य आहार, जिसका कोई रोटी इत्यादि भी नहीं है, ठीक ना। जब जी चाहा जिस तरह चाहा उस तरह से भोजन कर लिया, उस सामान्य आहार में हो गया। दूसरा का होता है कोमल। कोमल समझते हैं? साग कोमल होता है, पालक कोमल होता है, पालक का साग कोमल नहीं होता है, ज्यादा कोमल होता है। तो एक समान आहार है, दूसरा क्या है? कोमल। इसको अन्य भाषा में अर्ध ठोस आहार भी कह सकते हैं। तीसरा होता है पूर्ण तरल आहार। ठीक है, पूर्ण तरल आहार। इसके बाद हो जाएगा तरल आहार, सीधे तरल आहार। इसके बाद एक हो जाएगा सौम्य आहार। ये आपके आहार की तरलता के आधार पर इतने प्रकार के आहार है आपके, ठीक है। और सामान्य आहार क्या है? पहले इसको देख लीजिए, सामान्य आहार क्या है, ठीक है। सामान्य आहार वह आहार होता है जो ठोस और तरल पदार्थ का मिश्रण होता है तथा कम मिर्च मसाला युक्त होता है। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला है, वह क्या हो गया? सामान्य, ठीक है, तरल आहार। जो ठोस पदार्थ का मिश्रण होगा और कम मिर्च और मसाला युक्त होगा, यह आहार उन्हें दिया जाता है जिन्हें पाचन तंत्र से संबंधित कोई रोग नहीं हो, दूसरा कोई अन्य रोग हो गया है, उसको क्या दिया जाएगा? सामान्य आहार। और सामान्य आहार में देख लीजिए, जिस भोजन में मिर्च मसाला तेल की मात्रा कम हो, ज्यादा नहीं। जैसे आजकल हम लोग का जो भोज होता है रूरल क्षेत्र में, सब्जी में कम से कम 4 ऐसे प्रकार के उंगली डालेंगे तो इतना मोटा लगता है कि तेल इसमें लगा, ठीक है, बहुत ज्यादा है और शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो सामान्य आहार ये हो गया, इससे पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका ठीक ठाक है उसी आदमी को दीजिए, ठीक है, जो आसानी से मुख द्वारा भोजन को चबा कर खाएगा, ठीक है। अब एक दादी को ऐसा भोजन दे दीजिए सामान्य आहार, उसके मुंह में को दाते नहीं है, तो चबा कर क्या खाएगी? खा लेगी? नहीं खाएगी। दूसरा है कोमल, या कहें जिसको और ठोस आहार भी कह सकते हैं। जिन रोगी को चबाने और पाचन तंत्र संबंधी रोग हो, चबाने में दिक्कत हो और लीवर ठीक नहीं हो। सामान्य किसको देना है? जिसका पाचन शक्ति ठीक हो, पाचन शक्ति ठीक होगा उसी आदमी को आप दीजिएगा सामान्य आहार। कोमल, जिस आदमी का पाचन शक्ति न ठीक है और चबाने में दिक्कत होता है, चबाने
चबाने में यदि दिक्कत होता है, जैसे दांत में खोड़ला हो गया है या दांत दर्द करता है या दांत है ही नहीं, ऐसी स्थिति में कोमल भोजन लोगों को देना चाहिए। हालांकि तरीके साग दीजिए, आसानी से खा लेगी, कोई दिक्कत उसको नहीं, ठीक है। और इसमें शल्य चिकित्सा के बाद जो है भोजन ग्रहण करने में कठिनाई यदि होता है तो जैसे मान लीजिए कोनो के दांत इलाज करवा के लाया है और भोजन करने में कठिनाई है तो उसको भी आप कोमल ही दीजिए, समान इसका अर्थ यही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है पूर्ण तरल, ठीक ना, पूर्ण तरल। इसके अंतर्गत आप समझ रहे हैं कोमल भोजन कभी कभी हो सकता है, खीर हो सकता है, दलिया हो सकता है, हलवा, अच्छा पोहा है, लेकिन ये ना है खिचड़ी, इडली, ढोकला, अच्छा केला, छेना, पनीर, उन लोगों को देना चाहिए जिनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है और चबाने में दिक्कत। खीर, दलिया, हलवा, पोहा, खिचड़ी, इडली, ढोकला, केला, कस्टर्ड, छेना, पनीर, ये सब क्या है कोमल चीज है, पचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब है पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार सामान्यतः परंपरा तरल होते हैं अथवा इन्हें पकाकर व छानकर तरल रूप में लाया जाता है। पूर्ण तरल आहार ग्रहण करने की दो विधि है, एक समान विधि और दूसरा कृत्रिम विधि, ठीक ना। पूर्ण जो तरल आहार है इसमें दो विधि होगा, एक समान विधि होगा और दूसरा कृत्रिम विधि होगा। कृत्रिम तो समझते हैं, कुछ उसमें किया जा रहा है। समान विधि में मुंह द्वारा आहार ग्रहण किया जाता है, ठीक ना। यानी पूर्ण तरल आहार में जो भोजन तैयार किया जाए समान विधि से कृत्रिम विधि से। समान जो विधि है उसमें मुंह द्वारा आहार ग्रहण किया जाता है, कृत्रिम विधि में नली और अंतःशिरा द्वारा आहार दिया जाता है। जैसे अब किसी को गला में बहुत चोट लग गया है, जैसे अभी एक बाबा है तो अच्छा प्रवचन देते हैं प्रेमानंद जी महाराज, डायलिसिस लगाया सीना में, ठीक ना। किसी लोग को देखिएगा पाइप के द्वारा भोजन दिया जाता है, एक नली लगा दी गई है और जब तक अभी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तब तक पाइप के द्वारा भोजन उसको दिया जाता है। ये क्या है कृत्रिम विधि, ठीक है, मतलब गंभीर बीमारी इत्यादि होने की स्थिति में ऐसा होता है। समान विधि के अंतर्गत पूर्ण तरल आहार में दाल का पानी, चावल का पानी, राइस जूस, सब्जी का सूप, ग्लूकोज का पानी, दूध, शरबत, फल का रस, चाय आदि अनुमोदित भोज्य पदार्थ है, इसका उपयोग कर सकते हैं। कृत्रिम विधि के अंतर्गत ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइटस की पानी इत्यादि दिया जाता है। रोगी की जो रोगी है उसको अगर पैरालाइसिस या विषाक्त बेहोशी या गले अथवा मुंह में कष्ट होने पर नली द्वारा भोजन रोगी के शरीर में पहुंचाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, पैरालाइसिस हो गया, विषाक्तता का मतलब है जहर इत्यादि का सेवन हो सकता है कर लिया हो, या किसी कारण से बेहोश हो गया है, गला या मुंह में किसी कारण से कष्ट है, तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम भोजन दिया जाएगा। अंतःशिरा द्वारा पोषण तभी प्रदान किया जाता है जब मुंह या ट्यूब फीडिंग द्वारा भोजन देना संभव नहीं होता है। मुंह द्वारा दिया जाएगा, ट्यूब फीडिंग द्वारा दिया जाएगा, तब नली की जरूरत नहीं है, तो अलग से नली लगाया जाएगा, ठीक है। तत्पश्चात भोजन उसको दिया जाएगा, क्योंकि जिंदा तो रखना है और जिंदा रखने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए भोजन चाहिए। अगर ये सभी संभव नहीं होता है तब इंजेक्शन द्वारा रक्त में पोषक तत्व पहुंचाया जाता है। अगर ये दोनों संभव नहीं है तो पानी टंगाएगा, जिसको बोलते हैं पानी चढ़ रहा है, अंतिम विकल्प है कि लोगों को पानी टांगा जाता है, ठीक है ना, और इंजेक्शन के द्वारा उसके द्वारा शरीर में एनर्जी दिया जाता है ताकि आदमी मेंटेनेंस में रहे। अधिकतम पानी तब टांगा जाता है जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में किसी कारण से खून की कमी हो गई हो या शरीर से पानी की मात्रा पर्याप्त समाप्त हो गई हो, ठीक है ना, तब ऐसी स्थिति आती है, अन्यथा की स्थिति में ऐसी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब है हमारी पूर्ण तरल आहार, ठीक है, ये आहार पूर्ण तरल आहार हो गया। अब तरल आहार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तरल आहार में है कि तरल आहार को छानने की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी तरल आहार है उसको छानने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूर्ण तरल आहार की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होती है। ये उन रोगी को दिए जाते हैं जो चबाने और निगलने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। वह रोगी जो चबाने और निगलने में क्या है असमर्थ है, उसे क्या दिया जाएगा, तरल आहार दिया जाएगा। इन्हें रोगी आसानी से ग्रहण करेगा और पचा सकता है। तरल आहार के अंतर्गत दलिया, ठीक है, खिचड़ी, दाल, खीर, जूस, सूप क्या है, तरल आहार है। यानी वह आहार जो एकदम पानी जैसा हो, नहीं वह आहार जो एकदम पानी जैसा हो। तो दलिया क्या होगा, पानी जैसा होगा। फल, किसी फल का जूस क्या होगा, पानी जैसा होगा, आसानी से आदमी पी सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, ठीक है। जूस हो, सूप हो, ठीक है, तो आसानी से लेगा, तो तरल आहार होगा। पूछेगा तरल आहार क्या है, वैसे आहार जो पानी जैसा होगा, जिसे लेने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगा। रोगी चबा भी नहीं सकता है तैयो काम चलेगा, पाचन शक्ति कमजोर हो गया है तैयो उसको ये काम चलेगा, क्योंकि बताया गया है कि इसको छाना होना जाएगा नहीं, ये पौष्टिक होता है, उसको दिया जाता है जो चबाने और निगलने में मतलब घोटा नहीं होता है। कोनो चीज को दे रहे हैं ना उसको घोटा नहीं हो रहा, इसलिए उसको दिया जा रहा है। अंतिम हमारे क्या है, सोम आहार, ठीक है ना। अंतिम क्या है, सोम आहार। और इसमें जैसे जूस हो गया, ठीक है, दलिया हो गया, अन्य प्रकार का हो गया। तो जाइए मैडम तुम सामान दे दें।
सम आहार में हो गया ये सम आहार समान आहार के समान नहीं होता है। इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, घी तेल की कमी और मिर्च मसाले रहित होती है, ठीक ना। सम आहार देखें हम लोग, समान आहार के समान नहीं है। इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की अधिकता रहती है और घी तेल की कमी और मिर्च मसाला रहित होता है। ये निम्न रेट से युक्त होते हैं। अल्सर अथवा पाचन संबंधी रोग होने पर रोगी को सम आहार दिया जाता है। सम आहार के अंतर्गत क्या क्या होगा? जो सम आहार होगा, आइए आ गया, अचार, चटनी मिलता है ना भोजन के साथ साथ। कभी कभी छिलका, तीव्र गंध युक्त भोजन या पीने वाला चीज, या जो पेय होता है, जो पेय होता है पीने वाला चीज, ये क्या है? सौम्य आहार। अधिकतम इसकी डिफिनेशन इसी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज की आपकी होम साइंस यहीं करती है। अगले दिन की चर्चा फिर पुनः अगले दिन चलेगी।